हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने बच्चे लाइव सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। सो आज हम टॉपिक बच्चे शुरू कर रहे हैं और टॉपिक हमारा जो होगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आपका बच्चे रहेगा जिसको हम बोलेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन बच्चे जिसको कहा जाएगा हमारे द्वारा, यानी कि सर पादप जल संबंध के नाम से बच्चे हम लोग जिसको बोलेंगे, ठीक है, पादप जल संबंध। ये हमारा टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रोशनी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। देखिए बच्चे, इस प्लांट वाटर रिलेशन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे फंडामेंटल, सबसे आधारभूत यही चीज़ है। पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें इसके बिहाफ पे कर पाओगे, समझ पाओगे, डिस्कस कर पाओगे और अपने एग्जाम, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि पानी, पौधे के अंदर पानी की उपस्थिति, उसका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, या फिर बच्चे उसका कंजर्वेशन, उसका संरक्षण और उसके प्रभाव को समझना। मतलब प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। पौधे में पौधे में पानी की उपस्थिति, यानी आप कह सकते हैं बच्चे प्रेजेंस, उपस्थिति या प्रेजेंस, उसका कंजर्वेशन, यानी आप कह सकते हैं बच्चे संरक्षण, जिसको आप लोग कह सकते हैं कंजर्वेशन यानी संरक्षण बच्चे, उसका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन यानी जिसको आप लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन तथा कार्य कार्य यानी फंक्शन को समझना। इन सारी चीजों का समझना हमारा कहलाता बच्चे प्लांट वाटर रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पादप जल संबंध के नाम से उसको हम पुकारेंगे। प्लांट के अंदर पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पे कंजर्व रहता है, क्या फंक्शन करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी बातें बच्चे आपको समझनी होती हैं। उसी के लिए हमारा एक फंडामेंटल टॉपिक होता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। प्लांट के अंदर जो वाटर होता है बच्चे, प्लांट में वाटर प्लांट में वाटर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल यानी प्लांट के कार्यों से संबंधित, फिजियोलॉजिकल मतलब कार्यों से संबंधित, तथा बायोकेमिकल बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण होता है, बच्चे। प्लांट्स के अंदर वाटर जो है उसका रोल कहाँ मिलता है, एक तो प्लांट के जो फंक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं उनसे संबंधित, और दूसरा बच्चे प्लांट के अंदर जो बायोकेमिकल या जैव रासायनिक प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस प्रक्रियाओं के अंदर भी पानी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उनके बिना पानी के बिना वो सारी क्रियाएं बच्चे नहीं हो सकती हैं। तो अभी हम जैसे ही प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, तो इसके अंदर
आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको पानी की इम्पोर्टेंस देखनी है। जो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में टर्म आपके सामने लिखी है, इम्पोर्टेंस यानी महत्व। एक शॉर्ट में टर्म मैंने क्या लिखी है कि बहुत सारी फिजियोलॉजिकल यानी प्लांट के जो कार्य होते हैं उन कार्यों से संबंधित भी इम्पोर्टेंस है, और दूसरा बायोकेमिकल यानी बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होती रहती है प्लांट के अंदर, उनमें भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, हमने कंक्लूजन के तौर पे तो उस चीज़ को लिख दिया एक बार, अभी हम डिटेल में जानेंगे और बहुत सारे फंक्शंस को अलग अलग लिखेंगे। अभी कौन सी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करना बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो महत्व है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है बच्चे, वो है एज सोलवेंट। एज सोलवेंट यानी सर विलायक, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। सबसे पहली इंपॉर्टेंस वाटर की होती है प्लांट के अंदर सॉल्वेंट के रूप में बच्चे, या विलायक के रूप में। मानसी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। सॉल्वेंट के रूप में कैसे सर, पानी जो है ना, अधिकांश जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चे, उनके लिए मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है। यानी बहुत सारी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जल में ही संपन्न होती हैं। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहली बात, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में वाटर मीडियम यानी माध्यम का काम करता है। माध्यम का मतलब क्या है बच्चे, जैसे हम रह रहे हैं तो हमारे लिए जो जीने का माध्यम क्या है, हमारे लिए जीवन का माध्यम एयर है। हम एयर के अंदर रहते हैं, हमारी सारी प्रोसेस शरीर हमारा सर्वाइव करता है एयर में करता है। वैसे ही प्लांट के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनको पानी चाहिए, पानी में वो होंगी तब वो प्रोसेस पूरी होगी, अदरवाइज वो प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। तो पानी को हम इसलिए कह सकते हैं मीडियम का काम करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो CO2 और मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन और रिएक्शन पानी के अंदर ही होती है। जैसे एक बायोकेमिकल रिएक्शन का मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, आप सभी ने इसका सुना है, पढ़ा भी है, पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है प्लांट्स के लिए, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है बच्चे, इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर CO2 और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, और ये जो रिएक्शन होगी वो भी पानी में होगी। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 और मिनरल्स, इनका यूज होता है ना इस क्रिया में। जब फोटोसिंथेसिस आप सीखेंगे, प्रकाश संश्लेषण आप लोग सीखेंगे, तो आप ये जानेंगे कि वहाँ पे CO2 की भी आवश्यकता होती है, मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों का निर्माण होता है। तो वहाँ वो जितने भी काम हो रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, जिसको आप बहुत कई घंटे आप लगातार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्या है। अभी शॉर्ट में हम बाकी चीज़ें समझने के लिए इतना कंसिडर कर लेते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस जो हमारी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में, तो उस प्रोसेस के अंदर CO2 और मिनरल्स, इनका इनका ट्रांसपोर्ट, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का जो काम है, ये सारे काम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो CO2 और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, CO2 और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तथा ये पूरी की पूरी रिएक्शन वाटर में ही होती है, वाटर में ही बच्चे होती है सर, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें बच्चे जल में ही संपन्न होती हैं। तो मीडियम का काम कर रहा है जैसे मैंने कहा था। ओके सर। अच्छा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी आपने सुनी होगी जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो भी मेरे भाई एक्वस मीडियम में ही होता है, जल में ही होता है। यानी एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं,
एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं बच्चे, रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया, इसको भी आप कई घंटों पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है बच्चे, तो इसमें क्या होता है सर, इसमें भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक्वस मीडियम में ही होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, शॉर्टली आप इतना समझ लीजिए कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूट के और एनर्जी बनती है हमारे शरीर में, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हम फंक्शंस करते हैं, जितने कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों को करने के लिए होती है। तो बच्चे वो भी तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब वाटर हो। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को अगर मान लीजिए रूट से सेल तक पहुंचाना है तो भी पानी की आवश्यकता। भाई रूट जो न्यूट्रिएंट्स लेती है, जो बाहर से मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है, उसको अगर हमारे प्लांट की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है तो भी पानी के साथ घुल के ही जाएंगे, है ना। तो तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसा बोल सकते हैं, रूट से न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट सेल तक पानी द्वारा ही संभव है, पानी द्वारा ही संभव होता है बच्चे। तो इन जितने भी केस, जितने एग्जांपल्स मैंने बताए हैं आपको, इन सब के अंदर पानी एक सोलवेंट का काम करता है। मतलब जो प्रक्रिया हो रही है वो पानी में कुछ केमिकल्स घुलेंगे, घुलने के बाद में फिर हमारे जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो संपन्न होगी, कंप्लीट होगी। तो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल मैंने दो शब्द कहा था, तो वो ये सारी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत आती हैं और इन्हीं प्रक्रिया में वाटर का रोल होता है बच्चे। अभी आप वो चीज़ सीख रहे हो जैसे बचपन में आप माता पिता की उंगली पकड़ के चलना शुरू करते थे ना, अभी वही स्टेज है आपकी। लेकिन क्वेश्चन हर स्टेज से आएगा, ध्यान रखना। अगर आज आप दौड़ सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो माता पिता ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, आपकी वो चीज़ काम नहीं आई। वो चीज़ बिल्कुल काम आई, क्योंकि वो स्टेज नहीं होती तो आज हम जिस स्टेज पे हैं वो स्टेज भी नहीं अचीव होती। जीवन में हर एक्सपीरियंस जो बचपन में हुआ था, अडल्ट एज में हुआ है और जीवन पर्यंत हमारे जो चलते रहेंगे, पूरे जीवन में हमारे निर्णय लेने में, हमारे डिसीजन लेने में वो सब काम आते हैं बच्चे। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि भाई कोई टीचर हो, कोई टीचर हमें पढ़ा दे, बस टीचर का पढ़ ले, एग्जाम निकल जाए। एग्जाम और टीचर का रिलेशन क्या होता है, टीचर और एग्जाम का रिलेशन ये है कि टीचर आपके दिमाग के ऊपर बहुत काम करता है, आपकी ब्रेन, आपके डेवलपमेंट पे बहुत काम करता है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना ब्रेन डेवलप हो पाया। जितना डेवलप हो पाया उतना बेटर आप एग्जाम में जाके क्वेश्चंस को टैकल करोगे। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, कभी आप सोचो। और खासकर इतने बड़े बड़े एग्जाम्स की आप बात करो, ऐसा नहीं है कि मास्टर पढ़ाएगा बस वही करके एग्जाम। आपका उद्देश्य, अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपके ब्रेन का डेवलपमेंट, आपके कंसेप्टों का विकास होना चाहिए। हाँ, हम अपनी तरफ से आपका जो डेवलपमेंट करने के लिए 100 में से मैं कहता हूँ 100 का भी 1% और बढ़ा दो, इतना परसेंट आप पे काम किया जाएगा बच्चे। लेकिन रिसीव आपने करना है, उसको एनहेंस आपने, रिवीजन आपने करना है, आईक्यू आपने बनाना है अपना, और फिर लक्ष्य आपके सामने बिल्कुल होगा। चलिए सर, तो वही आप फाउंडेशन यहाँ से अब आपका शुरू हो गया बच्चे बनना। तो पहला मैंने कहा सोलवेंट के रूप में, ठीक है सर। दूसरा वाटर जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है बच्चे, दूसरी इंपॉर्टेंस होती है सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अभी कुछ बच्चे ये सोचेंगे अभी कि सर अभी तो आपने बताया कि भाई मिनरल्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फिर सर आप दोबारा ट्रांसपोर्ट क्यों लिख रहे हो। देखो मेरे भाई एक एक बात आप समझिएगा, एक चीज को आपने समझना है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन देखो मैंने पहला जो पॉइंट लिखा वहां मैंने किस फैक्टर के ऊपर कंसंट्रेट किया है, वहां पे मैंने एक फैक्टर पे कंसंट्रेट किया था कि पानी सबको अपने अंदर घोल सकता है, घोलने के बाद बहुत सारे काम हो सकते हैं।
तो घोलने के बाद क्या काम हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो वहां मैंने कहा था कि वाटर सोलवेंट का काम कर रहा है, फिर यहाँ मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट भी, पानी के अंदर कोई चीज़ घुलेगी तब और ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से होगा। तो देखो, दो चीज़ें जब आपको रेलिवेंट लगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो बार क्यों लिख रहे हैं। देखो, हम कई बार एक ही कंसेप्ट को दो बार पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होगा। तो भाई हो सकता है कि दो कंसेप्ट रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो पा रहा हो, लेकिन दो बार पढ़ने का मतलब है कि पहली बार हम हो सकता है किसी और प्रोसेस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, दूसरी बार हो सकता है हम किसी और बात पे पॉइंट आउट कर रहे हो आपको। तो इसलिए इतना माइंडसेट बना के चलिए। अब आप लोग एक ही बात को तीन तरह से आप बनाने की क्षमता जब तक विकसित नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़े अधिकारी तो नहीं बन पाएंगे। समझ रहे हो बात को? बहुत बड़ा अधिकारी जो होता है आपके सामने, कभी आप सरकार गवर्नमेंट के अंदर जाओ, आईएएस आईपीएस होते हैं, अब मतलब प्रोफेसर्स लोग भी वही कैटेगरी के हैं भाई। इवनली उनसे भी बेटर जॉब होती है, आईएएस आईपीएस से मैं आपको कहता हूँ उनसे बेटर जॉब होती है प्रोफेसर वगैरह की, अगर समझो तो और वैसा आप समाज में कंट्रीब्यूशन करो तो। आपसे ज्यादा किसी के पास में इतनी पावर नहीं है कि समाज में परिवर्तन ला सके, सिर्फ इन प्रोफेसर्स टीचर्स इनके पास में होती है। बहुत बल्क में मास डेली डील करते हैं ये लोग, वो भी करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं। कोई क्राइम करके जाता है, रोकना होता है, वो अलग चीज है भाई। क्राइम को रोकना अलग चीज है, क्राइम होने ही ना देना ये हम लोगों की ड्यूटी होती है। इस प्रकार से हमें विकसित करना होता है। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी यही होता है कि एक कंसेप्ट को एक तरीके से तो बच्चा ही सोच लेता है, हमें उसी को तीन तरह से कैसे बोलना है, ये हम तभी विकसित कर पाएंगे जब हम उसको एक फोर्सफुली ना पढ़ के हम उस चीज को पढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट के विषय से, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखना बच्चे, कंसेप्टों में कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा तो एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन हम पॉइंट अलग अलग आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, लगभग आप सही बच्चों को मैंने बात पहले सेट भी होगी भाई। पानी जो होता है वो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से क्या करता है? न्यूट्रिशन और फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? पानी ही तो करता है सर। भाई जाइलम और फ्लोएम तो अंगों के नाम है, कुछ सेल से मिलकर के जो टिश्यू बनते हैं प्लांट में उनके नाम है, लेकिन उनमें दौड़ तो पानी ही रहा है। और किसको लेकर के? न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के। तो याद रखिएगा बच्चे, पानी पानी प्लांट में, पानी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स व मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट जाइलम व फ्लोएम के जाइलम व फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम व फ्लोएम के माध्यम से मेरे भाई करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत नीड होती है। मिनरल्स और आयन, अच्छा एक बात तो ध्यान रखना भाई, प्लांट के पास में सारे मिनरल्स आयन थोड़ी हैं, प्लांट भी तो सोइल से ग्रहण करता है। खेत के अंदर आप फसल उपजाते हो तो उस सोइल से, मिट्टी से भी तो प्लांट लेता है। तो मिट्टी से प्लांट बच्चे जब सोइल से आपके न्यूट्रिएंट्स लेता है, आयंस लेता है, वो भी पानी के साथ ही तो घुल के आते हैं सर। तो दूसरी बात याद रखना बच्चे कि मिनरल्स और आयन सोइल से रूट तक भी पानी के माध्यम से आते हैं। दूसरी बात है सर हमारे पास में मिनरल्स एंड आयंस, मिनरल्स एंड आयंस सॉइल यानी मिट्टी से, सॉइल से रूट तक पानी द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, पानी द्वारा ही लिए जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए मानसी ओके भाई। भावना सर काफ़ी, वो शायद आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके लिए भी हमारी क्लास चलती है, जिसके अंदर पिछले सालों के जो एमसीक्यूज हैं, जो बच्चों का अभी एग्ज़ाम है
उन बच्चों के लिए एक अलग से क्लास चलती है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कैसे आते हैं, है ना? और मेरे हिसाब से कि अगर कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, नहीं आते, अगर इन चीज़ों का किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उस बच्चे को ये विश्वास है कि भई वो बच्चा अब उस लेवल पे पहुँच गया है कि वो बता सकता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि वैसे आते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर या तो वो बच्चा गलत जगह पे आ गया, उसको आवश्यकता ही नहीं थी प्रिपरेशन करने की, वो पहले से प्रिपेयर है, या फिर वो आज भी उस अवस्था में नहीं है कि वो प्रिपरेशन कर लेगा। दोनों में से एक चीज़ तो है, या तो बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन उसकी ऐसी है कि जो कि मेरे हिसाब से रैंक लेके आएगा, या फिर वो अगले 1 साल भी कुछ नहीं लाने वाला। 2 में से एक स्थिति तो ज़रूर होती है ना? अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे प्रिपरेशन के बीच में जिनका ये जजमेंट होता है, कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि कैसे क्वेश्चन आएँगे, मतलब उनका फ़ोकस कहाँ होता है? उनका फ़ोकस वहाँ पर होता है ना? जो उन बच्चों का फ़ोकस ही कहाँ पे होता है? उनका वहाँ होता है कि कैसा सिलेबस होना चाहिए, कैसा सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं, कैसे टॉपिक होते हैं, उनका करने पे फ़ोकस नहीं होता, कैसे होना चाहिए, क्या होता है, कैसे आते हैं, वहाँ रहता है, वो 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए समझ समझ आप समय से समझ जाओ इन बातों को, तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, है ना? चलिए, और मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टॉपिक्स के नाम भी याद नहीं होंगे आपको। जो सामान्यतः क्या होता है, जो मैंने अभी आपको आज, शायद कुछ बच्चे लेट जुड़े होंगे, तो टॉपिक का नाम हमारा क्या था? टॉपिक का नाम हमारा था प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ना, सिर्फ रिलेशन पढ़ना, प्लांट वाटर रिलेशन। और ये जो है आपका ये टॉपिक होता है, ये किस में होता है बच्चे? ये प्लांट फिजियोलॉजी में होता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनमें से एक होता है सबसे जो फाउंडेशन वाला टॉपिक, पहले जिसको आपको पढ़ना होता है, प्लांट वाटर रिलेशन, जिसके बाद आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को सुनने में ही पहली बार आ रहा होगा, अरे सर ये भी होता था क्या? और वो बच्चे फिर ये कहते हैं, नहीं सर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता सर, क्वेश्चन तो कुछ अलग ही आता है सर, है ना? बहुत अज्ञानता है भाई, निकल जाओ उस अज्ञानता से। जितनी जल्दी निकल जाओगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, दिन 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगेंगे दिन में पढ़ने में, फिर इस अज्ञानता से निकलोगे। अगर 2-3 घंटे पढ़ के तुम ये अनुमान लगा पा रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये अनुमान आ गया कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अगले 3 साल भी नहीं आएगा वो। ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने क्या कहा बच्चे, मिनरल्स एंड आयन सॉइल से रूट में पानी के द्वारा ही लिए जाते हैं। मिट्टी से किस में आएंगे? रूट में आ जाएंगे, रूट से फिर बाकी के पूरा प्लांट जो है उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके सर। इसके बाद आइए फिर, और क्या चीज होगी सर, और क्या बेनिफिट हो सकता है? ये तो इन दूसरा आपको फंक्शन बताया। दूसरे फंक्शन के बाद में एक तीसरा होता है कि भाई पानी जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी डायरेक्टली भी आवश्यक है मेरे भाई, डायरेक्टली भी आवश्यक है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि सर सिलेबस में कौन सा टॉपिक किस यूनिट के अंदर है, तो कृपा करके सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करो, और उसके अंदर सारी बातें लिखी हैं। वो भी ना हो तो आपके अपने बैच के अंदर जो भी क्लास लगती है ना, वो यूनिट के नाम से उसके फोल्डर में ही मिलेगी आपको। सभी यूनिट्स के फोल्डर बने होते हैं, तो अपने अपने फोल्डर में ही मिलेगी, साथ में यूनिट का नाम लिखा होगा, और उस यूनिट का जो फोल्डर है ना, क्लास बच्चे, उसी के अंदर आपको मिलेगी। अगर बाई चांस आप वो वेबसाइट वाले से भी नहीं पता लगे, तो वहां से भी कर सकते हो। समझ गए बात को? चलिए। सो मैंने कहा मिनरल्स एंड आयन सॉइल से लिए जाते हैं। अब तीसरा फंक्शन बच्चे, तीसरा फंक्शन है आपका फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में तीसरा डायरेक्ट यूज होता है पानी का, किस में? प्रकाश संश्लेषण में बच्चे, प्रकाश संश्लेषण में। अब फोटोसिंथेसिस जब आप लोग पढ़ेंगे, अभी तो आप सबने पढ़ा ही नहीं है बच्चे, आप सभी लोग पढ़ेंगे जब, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं आएंगी। अभी हमारा काम फिलहाल फोटोसिंथेसिस पढ़ना नहीं, फिलहाल ये है, हाँ इतना मैं जानता हूं कि आप इस एग्ज़ाम, इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठे हैं, तो इवनली आप लोगों का इतना जरूर पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या, थोड़ी बहुत प्रोसेस आपने छोटे लेवल के एग्जाम की कभी तैयारी की होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। नहीं भी पता है तो मैंने भी सारे के सारे लेक्चर पहले आपको पूरे के पूरे जीव विज्ञान से आपको वाकिफ करने के लिए लगभग 100 से 150 लेक्चर मैंने आपको अवेलेबल करवाए थे, है ना? वो पढ़ के आए होंगे आप, एक्सपेक्टेशन करता हूँ। चलिए भाई।
सो फोटोसिंथेसिस में कैसे यूज होता है, देखो बच्चे जब आप पढ़ोगे तब ज़्यादा सीखोगे। फिलहाल के लिए याद रखो कि भाई पानी जो है ना, पानी से हाइड्रोजन प्राप्त होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सबसे पहला काम है, पानी हाइड्रोजन का सोर्स होता है, हाइड्रोजन का स्रोत होता है। पानी हाइड्रोजन का सोर्स होता है बच्चे, हाइड्रोजन का स्रोत होता है। ठीक है, पानी क्या होता है मेरे भाई, पानी हाइड्रोजन का स्रोत होता है, याद रखेगा इस बात को। दूसरी बात क्या है सर, अपने पास में फिर ये हाइड्रोजन का सोर्स, उससे क्या है, उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि जो लाइट रिएक्शन होती है ना, उसमें वाटर स्प्लिट होकर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। जो लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन में पानी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है, में बदल जाता है। देखो मेरे भाई एक बात को समझिएगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर बेसिक बात करूं मैं तो पानी टूटता है, पानी टूटने से ऑक्सीजन बनती है और हाइड्रोजन आयन की संख्या बनती है। दो चीजें होती हैं और ये बननी जरूरी होती है। ये दोनों चीजें बनेंगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी तरह से संपन्न होगी, अगर नहीं बनेंगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया वहीं रुक जाएगी। समझ गए बात को, अभी इतना समझ लो फोटोसिंथेसिस के विषय में, ये नहीं होगा तो वो वहीं पर रुक जाएगी मेरे भाई। तो सर फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूज हुआ ना, टूट करके हाइड्रोजन आयन देता है, ऑक्सीजन देता है, ये दोनों रहेंगे तो क्रिया चलती रहेगी। और अगर नहीं, अब पानी ही नहीं होगा तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्रिया भी पूरी नहीं होगी। ओके सर, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बच्चे आपका यूज होता है। चौथा है टर्जर प्रेशर एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। पानी का एक और इंपॉर्टेंस क्या है, टर्जर प्रेशर एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। टर्जर दाब व संरचनात्मक सहारा। अब मुझे बताओ ये टर्जर प्रेशर क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टर्जर प्रेशर क्या होता है बच्चे, बताओ याद है कि नहीं। पीछे की जो क्लासें मैंने करवाई थी उनके अंदर आपको बताया था, जिन बच्चों ने पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, जो उनको इजी लेवल वाले और मीडियम लेवल वाले अवेलेबल करवाए गए थे। तो बताइए टर्जर प्रेशर क्या होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार जिक्र आएगा इसका। तो देखो प्लांट की सेल वाल पर उसके अंदर जो पानी स्थित होता है ना, उसके कारण जो प्रेशर पड़ता है उसको कहा जाता है, ये क्या चीज है, सेल, सेल के अंदर, सेल के अंदर का पानी सेल वॉल पर, सेल वॉल पर जो प्रेशर, जो प्रेशर डालता है वही होता है बच्चे टर्जर प्रेशर। मतलब ये लगा लो कि एक बैलून है, बैलून के अंदर आप पानी भर दो, बैलून को आप सेल वॉल मान लो, कोशिका भित्ति मान लो, और बैलून जो है ना उसके अंदर पानी भर दो, तो अंदर का पानी अब बैलून की दीवारों पे प्रेशर डालेगा ना, तभी तो बैलून फुला रहता है और थोड़ी देर फट भी जाता है जब ज़्यादा हो जाता है प्रेशर। तो ये जो अंदर से प्रेशर लग रहा है ना जैसे बैलून की दीवारों पे, वैसे ही हमारी सेल जो होती है, सेल के अंदर पानी होता है। पानी कई जगह पे पाया जाता है, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। तो सेल के अंदर जो पानी होता है, कोशिका के अंदर जो पानी होता है बच्चे, वो
बाहर की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता जिससे कोशिका आपकी रिजिड रहती है, मतलब कोशिका फूली रहती है आपकी, तो वही प्रेशर होता है टर्जर प्रेशर। और उसी से क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है, संरचनात्मक संगठन मिलेगा। भाई हमारे शरीर की सारी सेल बिल्कुल ऐसे तनी रहेंगे, अंदर से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, तो फिर क्या होगा मेरे भाई, जैसे प्लांट है, प्लांट की सेल अगर ऐसे अंदर से प्रेशर होगा, सारी की सारी सेल ऐसे रहेंगी मजबूत, तो प्लांट भी आपका सीधा खड़ा रहेगा। नहीं सारी सेल मुरझा जाएंगे, प्लांट भी आपका मुरझा जाएगा। समझ रहे हो, प्लांट भी ऐसे, प्लांट की टहनियां देखी तुमने कितनी तरोताजा बिल्कुल सीधी होती हैं, अगर वो सेल मुरझा गई तो ये सारी की सारी टहनी झुक जाएंगी मेरे भाई। कई बार पानी की कमी हो जाए, अब पानी, पौधे में पानी मत डालो, देखो कैसे मुरझा जाता है ना, तो वो इसी टर्जर प्रेशर से ही तो बिल्कुल सीधा रहता है। तो पानी की उपस्थिति टर्जर प्रेशर बनाती है, इससे प्लांट क्या होता है, अपराइट ऊपर की तरफ सीधा रहता है। और पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां भी क्या रहती है मेरे भाई, पत्तियां भी आपकी फैलती हैं। तो इसी टर्जर प्रेशर के कारण पत्तियां आपकी फैलती हैं, क्योंकि एक सेल फैल के, एक सेल अंदर पानी है तो फूली रहती है, दूसरी पे प्रेशर डालती है, ऐसे आपकी पत्तियां फैलती हैं। लीफ एक्सपेंड करती है और प्लांट आपका अपराइट रहता है, ऊपर की तरफ बिल्कुल तना हुआ रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा बच्चे, प्लांट आपका अपराइट रहेगा, ये बेनिफिट होता है। किससे होता है ये, प्लांट के हम अंदर जो वाटर है बच्चे, उस वाटर की इंपॉर्टेंस हमारे द्वारा समझी जा रही है। उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप इस बात को याद रखेगा। अगला काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन। अगली इंपॉर्टेंस होती है मेरे भाई टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन यानी सर तापमान नियंत्रण के नाम से आप लोग जिसको कह सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन या तापमान नियंत्रण के नाम से जिसको हमारे द्वारा बोला जाएगा। टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो देखो, ट्रांसपायरेशन के माध्यम से जो पानी है ना, वो प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट कर। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, मानसी कह रही है सर टर्जर प्रेशर वैक्यूल्स में भी होता है। बेटा मैंने कहा सेल के अंदर से उत्पन्न होता है। अंदर क्या होते हैं, अंदर वैक्यूल्स होते हैं, रसधानियां होती हैं बिल्कुल, और रसधानियां में पानी भरा होता है, और रसधानियां कई बार प्लांट सेल जो होती है उसमें 80% तक हो जाती है, अंदर इतना स्थान घेर लेती हैं, तो डेफिनेटली कह सकते हैं उनके कारण होता है ना। बाकी प्लांट कई जगह पाया जाता है, उनमें से जो अंदर वाला प्लांट जो है ना, मतलब अंदर वाला जो पानी है जो सेल के अंदर होता है, वो वैक्यूल्स में ही होता है, रसधानियों में ही होता है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है भाई, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ट्रांसपायरेशन के सहायता से, ट्रांसपायरेशन मेथड की सहायता से होता है। ट्रांसपायरेशन मेथड, वाष्पोत्सर्जन, याद है वाष्पोत्सर्जन मतलब जो प्लांट के स्टोमेटा वगैरह से पानी वाष्प बन के बाहर निकलता है, उसी को तो बोलते हैं। तो बच्चे ट्रांसपायरेशन से जो पानी निकल रहा है ना, वो प्लांट की हीट भी लेके जा रहा है, ऊष्मा भी लेके जा रहा है, हीट को लेके जाएगा तो प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना। तो पानी पानी ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन मेथड से टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तापमान का नियंत्रण करता है। किससे, ट्रांसपायरेशन से। वाष्पोत्सर्जन की घटना 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे सीख जाते हैं, आप भी सीख चुके होंगे, नहीं भी सीखे तो कोई बड़ी बात नहीं, बार बार आएगी। अभी वाटर रिलेशन में बात करते हैं। चलिए भाई, ये तो हो गई बात सर हमारी इम्पोर्टेंस, यानी हमने अभी तक सीखा है कि जो हमारा वाटर है पानी के अंदर, उस वाटर के बारे में जस्ट आपने सीखा क्या क्या बेनिफिट है, क्यों हम वाटर प्लांट रिलेशन पढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पौधों में पानी का वितरण, ठीक है, पौधों में पानी का वितरण। देखिए बच्चे, पौधों के अंदर अगर हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करें, वितरित करें, इसका मतलब ये है कि पौधे के अंदर या सेल, प्लांट के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर पानी कहाँ कहाँ पे है, ये चीज आपको जानना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, हर बार इन टर्म्स का यूज होगा और डायरेक्टली भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पौधों में पानी का वितरण देखिए बच्चे, पौधों में पानी का वितरण देखिए जरा कहाँ होता है। 3 मुख्य कंपार्टमेंट होते हैं प्लांट में, 3 मुख्य जगह होती हैं, कंपार्टमेंट होती है जहां पे पानी होता है। ये प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है, तो लिख देता हूं 3 मेन कंपार्टमेंट, यानी 3 मुख्य जगह होती हैं जहां पे प्लांट सेल में आपको पानी देखने को मिलता है। और नाम भी बड़े शानदार हैं, अक्सर आपको खुशी होगी उनको याद करके, जैसे एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। पहले कंपार्टमेंट का नाम क्या है? एपोप्लास्ट। पहले कंपार्टमेंट का नाम बच्चे एपोप्लास्ट। ये लीजिए, ये पहले कंपार्टमेंट का नाम क्या है? एपोप्लास्ट। यानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा पानी मेरे भाई। ये कहाँ है? एपोप्लास्ट का मतलब होता है जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उससे बाहर का क्षेत्र। कोई भी सेल है तो उस सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है बच्चे, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का क्षेत्र, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का क्षेत्र जिसको हम कहेंगे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो क्षेत्र होता है सर, उसको बोलते हैं हम लोग एपोप्लास्ट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का क्षेत्र कौन सा? एपोप्लास्ट। तो देखो, जो प्लांट सेल होती है, ये प्लांट सेल है तो उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर एक सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, 2 चीजें होती हैं। ये मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसके बाहर अगर कहीं पे पानी है, सामान्यतः जो आपकी ये सेल वॉल होती है ना बच्चे, ये सेल वॉल थोड़ी पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स में ही क्या होता है? पानी भरा होता है। तो यहाँ पर जो पानी है, अच्छा इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि मान लीजिए जैसे एक और सेल है, अब इसके साथ ही एक और सेल है, ये सेल, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, एक और सेल है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल, ये सेल वॉल। तो ये 2 सेल है ना, इन दोनों सेल के बीच में भी अगर पानी है, इन दोनों सेल के बीच में भी अगर पानी है ना, तो ये भी आपका क्या कहलाता है? ये भी एपोप्लास्ट होता है। तो प्लांट के अंदर उनके सेल में अगर पानी इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर है या 2 सेल के बीच में है बाहर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर। याद रखिएगा आज के बाद में। तो 2 जगह हो सकती हैं बच्चे, 2 जगह हो सकती हैं। एक मैंने क्या कहा? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का मतलब सेल वॉल में, और एक सेल के बीच, सेल के बीच है तो क्या बोला जाएगा? मतलब आप ऐसे लिखेंगे इस बात को कि भी एक तो सेल वॉल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर यही होती है, दूसरा इंटर सेलुलर
इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिकाओं के बीच का स्थान, ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वहां पे। तो इन दोनों जगह वाले पानी को हम क्या बोलते हैं सर, एपोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसका फायदा क्या है, यहाँ पर जो पानी है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये जो पानी है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इसका ट्रांसपोर्ट किस मेथड से होता है, भाई एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी सर परिवहन, परिवहन कैसे होता है, तो याद रखना मेरे भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव यानी असक्रिय। कोई बच्चा बताएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को, बहुत बेसिक बात है, कैसे होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि पानी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसको एनर्जी खर्च नहीं होती सेल की, नो एनर्जी नीडेड, ऊर्जा खर्च नहीं होगी, कोशिका की ऊर्जा खर्च नहीं होती। अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना तो ऊर्जा खर्च नहीं होगी, केवल और केवल क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है पानी का, बस थोड़ा सा उधर चला गया इधर चला गया। तो ये केवल और केवल फिजिकल मूवमेंट है, एक भौतिक गति है पानी की जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। समझ गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। एक्टिव मतलब जहाँ एनर्जी खर्च होती है, सेल की ऊर्जा खत्म होगी पानी को इधर से उधर ले जाने में। ये वाला जो पानी बाहर वाला सर, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, ये फिजिकली ही मूव करता है, बस प्रेशर व्रेशर के कारण कर जाता है मूव। ओके सर, तो ट्रांसपोर्ट का तरीका कौन सा हो गया, ये हो गया। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन आपसे अराइज करता हूँ, कोशिश कीजिएगा जो बच्चा दे पाए आंसर। मुझे बताओ कि एपोप्लास्ट जो वाटर होता है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी क्यों नहीं खर्च होगी, अपनी तरफ से कोई भी रीजन दे दो जो तुम्हें ठीक लगे वो, कोशिश करो एक बार, कोशिश करो एक बार, एनर्जी खर्च क्यों नहीं होगी। एनर्जी खर्च इसलिए नहीं होती क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से बाहर है ये, सेल मेम्ब्रेन से जो चीज बाहर होती है उसके लिए सेल के अंदर से एनर्जी खर्च नहीं होती है। एनर्जी खर्च मोस्टली केस में तभी होती है जब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसके अंदर कोई चीज हो, उसका ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी खर्च होती है, बाहर वाली चीजों के लिए नहीं। इतनी सी बात ध्यान रखना बस। अच्छा ये जो एपोप्लास्ट वाटर होता है, इसकी एक मेरिट बता सकते हो, फायदा क्या है हमें, मतलब ये पानी हमारा क्या, हाँ बिल्कुल मानस ने सही जवाब दिया, सेल के बाहर का वाटर होता है। उसका जवाब एपोप्लास्ट वाटर का हमें बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यही होता है कि एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ये जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है बहुत जल्दी होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है, ये वाला पानी बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। और ऐसा भी नहीं कि पूरी सेल के अंदर चला जाता, नहीं, ये वाला पानी जो है, ये वाला पानी जाएगा बस कहाँ तक, जाइलम फ्लोएम तक, जो जाइलम फ्लोएम सेल के अंदर होते हैं ना, तो वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है ये। तो इसलिए जो बाहर से मिनरल्स, खनिज पदार्थ, कोई रूट है आपकी, मान लो रूट है ये आपकी जड़ है, जड़ के बाहर मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं सबसे पहले तो इसी पानी में आएंगे ना, ये बहुत जल्दी सी क्या करता है, जाइलम फ्लोएम तक पहुंचा सकता है, जल्दी पहुंचा सकता है, बस ये बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करनी नहीं पड़ती हैं, हमें आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है बच्चे। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, उम्मीद करता हूं बच्चे क्लियर हो गया होगा। ओके सर, दूसरा कंपार्टमेंट, दूसरा होता है सर सिम्प्लास्ट, दूसरी जगह जहां पानी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट बोलते हैं। पानी का दूसरा कंपार्टमेंट बच्चे सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट सेल में कहां पर होता है पानी, तो ये होता है बच्चे सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका के बिल्कुल अंदर, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, कोशिका के, कोशिका के बच्चे, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका के
कोशिका द्रव्य में ये पानी होता है। कोशिका द्रव्य मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी जगह होती है वही। इसका मूवमेंट कैसे होता है, एक सेल से दूसरी सेल में कैसे मूवमेंट होता है बच्चे? इसका होता है प्लाज्मोडेस्माटा, याद करो, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। इसका मूवमेंट, इसकी गति कैसे होती है? ये पानी एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जाता है? ये जाता है बच्चे प्लाज्मोडेस्माटा, इसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये आपका जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा मेरे भाई ये आपका, ये क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा? ये सेल टू सेल चैनल होते हैं। सेल टू सेल चैनल होते हैं मतलब ऐसा बोल दो, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, इन सेल के बीच में कनेक्टिंग चैनल होते हैं, है ना। ये इसके थ्रू पानी, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे, इसका साइटोप्लाज्म भी, तो इससे इसमें जा सकता पानी, ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। ठीक है, हाँ, सेल जंक्शन बोल सकते हो बिल्कुल। दो सेल के बीच का कनेक्शन होता है बच्चे, ठीक है ना, दो सेल के बीच का कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो सेल टू सेल चैनल होते हैं, जंक्शन होते हैं। ओके सर, इनका काम क्या होता है? इनका दो सेल जो होती है ना, उन सेल के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है। ये पानी क्या करता है? दो कोशिकाओं के बीच में, मतलब इसका फंक्शन क्या है, इस पानी का मुख्य बेनिफिट क्या है? ये सेल के बीच, कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बोलोगे सर पानी कैसे बनाएगा? भाई पानी के आदान प्रदान से बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं सेल के अंदर, जो उनकी स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है। तो जो सेल होती है ना, उन दोनों सेलों के बीच में ये कम्युनिकेशन बनाए रखता है। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, वो पानी से ही होती हैं। तो पानी कम होगा ज़्यादा होगा उसी से तो डिसाइड होगा ये चीज़ें। ओके सर, और दूसरा वाटर और जो सोल्यूट होते हैं, जल हो गया या जो और भी विलायक जल के अंदर घुले हुए मिनरल्स, आयंस होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में, वो भी आदान प्रदान होते रहते हैं। तो इसी पानी के द्वारा होते हैं। वो जो साइटोप्लाज्म वाला पानी है ना, वही करेगा। तो मतलब कोशिका के अंदर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है ये, है ना, कोशिका के अंदर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ओके सर, तीसरा होता है बच्चे आपका वैक्यूलर वाटर, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। तीसरा होता है जो वैक्यूल्स पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, वैक्यूल्स। तो वैक्यूलर वाटर यानी सेल के अंदर क्या होती हैं? रसधानियां होती हैं। तो इन रसधानियों में जो जल होता है, रसधानियां जो होती हैं, इनमें जो जल होता है उसको बोलते हैं, ये आपकी सेल है, सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस मान लो। अच्छा, अब ये होती हैं सेल रसधानियां, ऐसे रसधानियां होती हैं, रसधानियां होती हैं। इन रसधानियों के अंदर, इन रसधानियों के अंदर बच्चे जो ये वाटर भरा होता है, ये जो वाटर भरा होता है, ये होता है वैक्यूलर वाटर। ठीक है ना, वैक्यूलर वाटर बोला जाता है इसको। अब ये क्या करता है? तो एक तो आपको पता लग गया वैक्यूल्स के अंदर होता है, यही तो है जो मुख्य तौर पे टर्जर प्रेशर क्रिएट करता है, यही वाला पानी है बच्चे। ये जो वैक्यूल्स बहुत ज्यादा होती हैं, यही तो अंदर से प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो ये वैक्यूल्स वाला पानी जो है ना, यही क्या करता है सर? टर्जर प्रेशर बनाता है। टर्जर प्रेशर बनाएगा तो फिर सेल की ग्रोथ में भी सहायता मिलती है, सेल की ग्रोथ में भी सहायता मिलती है बच्चे। और अंदर से प्रेशर कोशिका के ऊपर पड़ता रहेगा तो सेल का एक्सपेंशन या प्लांट का एक्सपेंशन, प्लांट भी आपका फैल जाएगा, एक्सपेंशन होगा, प्लांट का विस्तार होगा। प्लांट की, मैंने कहा था ना, प्लांट की पत्तियां फैलती हैं, इसीलिए फैलती हैं, प्रेशर जनरेट होता है। तो इसी पानी के कारण वो प्रेशर आपका जनरेट होने वाला है। ओके सर, समझ गए बात को? ठीक है भाई, तो सर आज यहाँ तक करते हैं। ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है बच्चे, प्लांट फिजियोलॉजी में बोल सकते हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ोगे तो फिर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को रिलेट कर पाओगे, जोड़ पाओगे। चलिए, समझ गए बात को? तो बच्चे यहाँ तक करते हैं।
मिलते हैं। और आप सभी बच्चे जितने भी एस्पिरेंट्स हो, आप सभी को बता देता हूँ, आपका जो भी अभी आपका देखो सेट एग्ज़ाम के लिए तो सेपरेट बैच अपना चल ही रहा है। अभी सेपरेट बैच सेट एग्ज़ाम और एक सेपरेट बैच बच्चे आपका संसारम एप्लीकेशन पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका बॉटनी का, जिसको बॉटनी से अभी एग्ज़ाम देना है आगे, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। इन तीनों के लिए बिल्कुल नए बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी आप में से कोई करे बच्चा, या फिर आपके फ्रेंड कर रहे हों, भटक रहे हों, तो संसारम एप्लीकेशन बताइए, वहाँ पे जाएंगे तो उनको बिल्कुल फ्रेशली बैच मिल जाएंगे और प्रिपरेशन पूरे बहुत गहराई लेवल तक उन सभी को करवाई जाएगी बच्चे। ये इन तीनों के अभी आए हैं, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर अपन अपने अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।